बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटिश पीरियड है। हम लोग ब्रिटिश काल में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के आज देखेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। बच्चों, अर्थनीति में कृषि, उद्योग धंधे और ट्रेड एंड कॉमर्स, ये 3 फैक्टर्स होते हैं। इन तीनों को मिला करके किसी भी जगह की अर्थनीति तय होती है। अंग्रेज़ों ने जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स किए थे उनको हम लोग डील कर चुके हैं। कॉलोनियल उसकी नीति क्या थी उसको डील कर चुके। फिजिकल पॉलिसी ऑफ क्राउन क्या थी वो भी हम लोग डील कर चुके। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल वैल्यू क्या था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से जो हैं वो तय हुई थी, किस तरीके से बनी थी और कैसे उनमें अपना हित देख रही थी ब्रिटेन, वो सारा सब कुछ देखेंगे। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन लेटर 19th सेंचुरी इन इंडिया। इट वाज आल्सो इन स्टार्टिंग ऑफ मशीन एज इन इंडिया। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में होने के बाद से बहुत तेज़ी से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। यूरोप में पूरे हो गया था, ब्रिटेन में भी हुआ था। और ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया का बहुत महत्व है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉटन इंडस्ट्री का बहुत महत्व होता है। शुरुआत उसी से मानी जाती है। तो जो कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में शुरू हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसका रॉ मटेरियल कॉटन जो है वो इंडिया भेज रहा था। तो वहाँ पे तो अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया। टिल द 19th सेंचुरी उन्होंने भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की सोची। और वो क्यों सोची उसको इस तरीके से समझिए, भारत का कॉटन यहाँ से ले जा कर के वहाँ पे बनता था और वहाँ तो बिकता ही था, आसपास की कंट्रीज़ में भी बिकता था। चूँकि वहाँ सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो सारी कंट्रीज़ तो सामान खरीदेंगी नहीं। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने फिर वहाँ से माल ला करके इंडिया में बेचना शुरू किया। रॉ मटेरियल हमारा बन करके वही गुड्स यहाँ पर इंडियन मार्केट में आने लगे, सस्ते होने के कारण लोग खरीदने लग गए। अब एक स्टेप और आगे बढ़े अंग्रेज और उन लोगों ने कहा कि यहाँ से वहाँ तक ले जाना और फिर वहाँ से यहाँ तक ले के आना, जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्यों ना उसको इस स्टेप को भी स्किप कर दें और यहीं पर माल बनाने लग जाए और यहीं बेचने लग जाए। अब क्या हुआ, यहीं का कॉटन, यहीं का सस्ता लेबर, यहीं की अदर फैसिलिटीज़, यहीं की इंडस्ट्री और फिर यहीं का मार्केट, और इन सब चीज़ों को मिला करके सारा का सारा नुकसान भारत का। तो इस तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इंग्लैंड में शुरू हुई, जिसको हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द 6th decade ऑफ द 19th century, इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉटन, क्लॉथ, जूट एंड कोल माइनिंग वर स्टार्टेड। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जिन चीज़ों का जो है इंडस्ट्रीज़ डाली गई थी उसमें कॉटन इंडस्ट्री थी, क्लॉथ इंडस्ट्री जिसको कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री कहते हैं, जूट और कोल माइनिंग, कोयले निकालने की, ये सारी इंडस्ट्रियाँ शुरू की गई। फर्स्ट क्लॉथ मिल वॉज स्टार्टेड इन 1853 बाई काउजी नानाभाई इन मुंबई। ही वॉज अ पासिन पर्सन, स्टार्टेड द फर्स्ट कॉटन मिल। पहली सूत मिल जो होती है सूती कपड़ों की, वो स्टार्ट हुई बॉम्बे में, जिसे काउजी नानाभाई ने 1853 में शुरू किया था। फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड इन 1855 इन बंगाल। बंगाल में 1855 में पहले जूट मिल प्रारंभ हुई। टिल 1879 56 कॉटन मिल्स स्टार्टेड इन इंडिया इन विच 43,000 persons वर वर्किंग। 1879 में तक लगभग 56 कॉटन मिल जो थी इंडिया में चल रही थी और 43,000 लोग उसमें काम कर रहे थे। इन 1882 देयर वर 20 मिल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन बंगाल और 20,000 पीपल्स वर वर्किंग। 1882 तक 20 मिलें चालू हो चुकी थी, ज़्यादातर सब बंगाल में थी और 20,000 लोग उसमें काम कर रहे थे। टिल द 1905 कॉटन मिल्स वर नाउ 206 एंड 1,96,000 पीपल वर वर्किंग। 1905 तक यही कॉटन मिल 206 हो गई और 1,96,000 लोग उसमें काम करने लगे। इन कोल माइंस इन 1911 ऑलमोस्ट 1 lakh peoples were working, 1 lakh peoples were working। लगभग 1901 के आसपास कोल माइंस में 1 लाख लोग काम कर रहे थे। अदर इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इन लेट 19th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग इन 20th सेंचुरी। जो है आखिरी 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत सारी और इंडस्ट्रीज चालू हो गई। दैट इज़ कॉटन मिल्स, राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स, वूल मिल्स, पेपर एंड शुगर मिल्स, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, सॉल्ट, माइका एट्सेट्रा, मिनरल इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इसको हिंदी में एक साथ बोल रही हूँ, सूती कपड़ों की उद्योग, चावल की मिल, आटे की मिल, ऊन की मिल, पेपर, कागज़ और चीनी की मिल, लोहा और इस्पात की फैक्ट्री,
नमक की और अभ्रक की फैक्ट्री, इस तरह की खनिज इंडस्ट्री, खनिज उद्योगों को भी प्रारंभ किया गया। फ्रॉम मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट्स, मैच स्टिक, लेड वर ऑल्सो स्टार्टेड। लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य तक हम आते हैं, तब हमें सीमेंट की, माचिस जिसे दियसलाई भी कहते हैं, और कांच की इंडस्ट्रीज चालू दिखाई देती हैं। द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल द कैपिटल्स वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लगभग सारी जो उद्योग थे वो ब्रिटिश सरकार के अधिकार में थे। फॉरेन वर कैपिटलिस्ट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर हाई प्रॉफिट। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर आने लग गए, और उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो कहीं अधिक था, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेबर वर वेरी चीप, raw material available in cheap rates and market was also ready। तो श्रमिक सस्ते, कच्चा माल अवेलेबल भी है और सस्ता भी है, और मार्केट तो है ही सही। इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रभाव बढ़ने लगा। टी, जूट वर इन हाई डिमांड। भारत का चाय और चीनी की बहुत ज़्यादा यूरोप में डिमांड थी। इंडियन कैपिटलिस्ट वर इन लॉस ड्यू टू द लेस अपॉर्चुनिटीज, ऑल द प्रॉफिट्स सिक्योर्ड फॉर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। जो इंडिया के पूंजीवादी थे वो लगा भी सकते थे, लेकिन चूंकि हित नहीं थे उनके, कहीं ना कहीं परेशानियाँ थी उनकी, और सारे के सारे लाभ जो थे वो फॉरेन से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए ज़्यादा थे, इसलिए भारतीय लोग काफ़ी नुकसान में रहे। ओनली द कॉटन मिल्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। केवल सूती मिलें यहाँ पर प्रारंभ हुई। इंडियन इन्वेस्टर्स हैड टू फाइट विद द फॉरेन बैंक्स एंड मैनेजिंग एजेंसीज। क्या होता था, कोई भी इंडस्ट्री डालने के लिए बैंक से लोन लेना, सैंक्शन कराना, परमिशन लेना, और उसके बाद अदर जो एजेंसीज हैं उनकी परमिशन लेना, ये जो सारी प्रक्रिया थी ये इंग्लैंड में होती थी। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। टू टेक द loan from British bank was very difficult, and if they got, then it would be in a very high interest rate। एक तो पहले भारत में बैंक थी नहीं, ब्रिटेन की बैंकों से लोन लेना, और वो भी इतना हाई रेट, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं लेकिन भारतीयों के लिए हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता था। To capture the whole industrial market, British industrialists capture their hold on insurance companies, shipment, commercial institutes, government officers and other political leaders। अब देखिए, केवल एक ही जगह नहीं फाइट कर रही है, अगर इंडियन इन्वेस्टर है तो उसको कई जगह फाइट कर रही है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही कैप्चर कर रखा ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनियां, उनको कैप्चर कर रहा है। शिपमेंट, जो ले जाएंगे और लाएंगे, उनको कैप्चर कर रखा है। कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो भी लेन देन को समझने वाले और पास देने वाले, अप्रूव करने वाले हैं संस्थाएं, उनको भी कैप्चर कर रखा है। गवर्नमेंट ऑफिसेस तो उनके थे ही सही, तो ये सारी चीज़ों से लड़ना इंडस्ट्री डालने के लिए ज़रूरी हो गया था। इवन रेलवे पॉलिसी वॉज ऑल्सो discriminate, like the rent for Indians were high other than British goods। ये रेलवे से यदि आप सामान मंगा रहे तो आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता था अंग्रेज़ों के मुताबिक। हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील वर नॉट अवेलेबल। फर्स्ट टाइम इन 1913 स्टील इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड। देखिए, कोई भी उद्योग के लिए मशीनों की ज़रूरत है, मशीनों के लिए हैवी उद्योगों की, यानी कि लोहे के उद्योग की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर बहुत लेट शुरू हुआ 1913 में। उसके बाद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का शुरू हो पाया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्टील, मेटलर्जी, मशीन, केमिकल एंड ऑयल वर इन डेफिसिट। तो ये सारी चीज़ें जो एक इंडस्ट्री को डालने में ज़रूरत होती है, इस्पात, धातु कर्म, यंत्र मतलब मशीनें, ये केमिकल मतलब रसायन, और तेल वगैरह, ये सब जो है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द बागान were also started like tea, cocoa, indigo etc। These industries were totally controlled by Britishers। देखिए, कुछ बागान ओरिएंटेड थी, जो बागानों में उनकी एग्रीकल्चर लगाई जाती थी, फिर उनका इंडस्ट्री डाला जाता था, वो भी उनके पास था, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल पे कैप्चर उनका ही था। इनमें चाय, कहवा और नील प्रमुख हैं। टी इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1850 इन आसाम, बंगाल, साउथ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश। टी वॉज एक्सपोर्टेड, 100% टी वॉज एक्सपोर्टेड। उस समय सारी की सारी अच्छी टी निकल जाती थी, और 1850 में से असम, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। नाइदर द फार्मर्स नॉर इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस बगान पॉलिसी। इस बगान पॉलिसी से ना तो किसानों का लाभ हो पा रहा था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था किसानों का जब पड़ा था, और ना ही उद्योग धंधे चलाने वालों का। इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, इवन दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम। जो भारत के उद्योग थे वो
बिना अंग्रेज़ों के समर्थन के चलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या समस्यात्मक होता जा रहा था. इवन द इम्पोर्ट वॉज वेरी हाई टैक्सेबल फॉर ब्रिटिश वेलफेयर. इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वर नॉट कंजर्व्ड और प्रोटेक्टेड. यू कैन राइट प्रोटेक्टेड हियर. तो जो भारत के जो इम्पोर्ट होता था, जो आयात होता था, वो बहुत ज़्यादा उस पर ड्यूटी लगा दी जाती थी आयात पर. और इस कारण से यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के हित में है, फॉर द इंडियंस गुड के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं काम आती थी. ये चीज़ आपको अगले मेरे लेक्चर में समझ में आएगी. व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना, जहाँ पर आप व्यापार और वाणिज्य समझेंगे वहाँ पर इस चीज़ को समझ पाएंगे. सो देयर वॉज हैवी डिफ़िकल्ट conditions for the every Indian industries, but they gradually developed in the British period. बहुत सारी समस्याओं के बाद भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है भारत में अंग्रेज़ों के समय से होना शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेज़ बाहर गए और एकदम फ्री माहौल हुआ, दे डेवलप्ड अ लॉट. तो इस तरीके से हमारे लिए क्या था, हमारे लिए एडवांटेज केवल टेक्नोलॉजी का था, विच इज़ टू फार फ्रॉम द इंडिया. लेकिन अंग्रेज़ों के उद्योग लगाने से हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज़ पता चल गई. दैट इज़ मतलब प्लस पॉइंट फॉर अस. तो बच्चों इस आधार पे ये वाला लेक्चर आप लोग तैयार कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.